बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इनकम टैक्स के जो चैप्टर 2 है उसकी मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़, मुख्तलिफ आइटम जिनके हम डेफिनेशन सीख रहे थे, उन टर्म्स को समझ रहे थे कि टर्म्स क्या हैं। उसमें से जो आज हमारे टॉपिक है अंदर वो है जी डेप्रिसिएबल एसेट। ऐसे एसेट्स जो डेप्रिशिएट होते हैं इस्तेमाल के साथ साथ या वक़्त के साथ साथ, वो हम यहाँ स्टडी करेंगे। लिखा है जी डेप्रिशिएबल एसेट मीन डेप्रिशिएबल एसेट एज डिफाइंड सेक्शन 22 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत जो उसका सेक्शन 22 है उसके तहत जो एसेट डिफाइन किए गए हैं वो ये हैं जी। इन दिस सेक्शन डेप्रिशिएबल एसेट इम्प्लाइज एंड इन एनी टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी। एक टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे आप मेरे सामने पीछे ये देख रहे हैं, ये एक सोफ़ा है, ये टेंजिबल है, इसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं और इस्तेमाल के साथ साथ इसकी वैल्यू में कमी आ जाती है। तो इसको हम ये भी डेप्रिशिएबल एसेट में आते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन अनइम्प्रूव्ड लैंड, जो खाली प्लॉट पड़ा हुआ है वो बेटा कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होता, उसको हम शामिल नहीं करेंगे इसमें। लेकिन इसके अलावा इमूवेबल प्रॉपर्टी जो भी है, जो इसके घर है जो मूव नहीं किया जाता, हाउस है या कोई आप प्रॉपर्टी हमने लैंड के ऊपर इम्प्रूवमेंट की हुई है। इम्प्रूवमेंट मतलब उसके अंदर कोई आपने घास वगैरह बना दी है या उसके अंदर ट्रैक तैयार कर दिया है या आपने वो टफ टाइल्स वगैरह यूज़ करते हुए उसका एक आपने बना दिया है, पार्किंग स्टैंड वगैरह तैयार कर दिया है, तो इमूवेबल में आ जाते हैं। स्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये स्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट में भी आ जाती है कि आपने उसके ऊपर हट वगैरह बना दी है, कोई और चीज़ बना दी है जो कि फिक्स है उसके ऊपर, ज़मीन के ऊपर, और ओन्ड बाय ए पर्सन डेट, और ये तमाम चीज़ें बंदे की मलकियत में हैं और इसकी जो है शराइत कौन सी हैं, ये शराइत अगर इन पर पूरी होती हैं तो वो डेप्रिशिएबल एसेट है। नंबर 1, एज अ नॉर्मल यूजफुल लाइफ एक्सीडिंग 1 ईयर। तो ऐसे एसेट की जो लाइफ होती है वो नॉर्मली कम से कम 1 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसे एसेट जो 1 साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाते हैं वो डेप्रिशिएबल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आते। इज़ लाइकली टू लूज वैल्यू एज अ रिजल्ट ऑफ नॉर्मल वेयर एंड टेयर एंड ऑब्सोलिसेंस। बेटा यहाँ बताया गया है कि जी वो नॉर्मल इस्तेमाल के साथ साथ इनकी वैल्यू में कमी आती है या ये ऑब्सोलिसेंस, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। जब टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो पहले वाली आइटम की वैल्यू कम हो जाएगी, तो ऐसे एसेट्स की वैल्यू कमी आती है उसके अंदर, तो वो भी डेप्रिशिएबल एसेट में आएंगे। ये दूसरी कंडीशन है। पहला उसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होगी, दूसरा इस्तेमाल के साथ या ऑब्सोलिसेंस टेक्नोलॉजी के साथ उसकी वैल्यू में कमी आएगी, और तीसरी कंडीशन इज लाइकली इज यूज होली आर पार्टली बाय द पर्सन ड्राइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस चार्जेबल टैक्स। अब बात है कि हम जो टैक्स चार्ज कर रहे हैं तो बेटा वो बिज़नेस से रिलेटेड अब बात कर रहे हैं यहाँ पर। वो जो एसेट है वो बिज़नेस में इस्तेमाल हो रहा होगा, चाहे वो थोड़ी देर के लिए बिज़नेस में हो, थोड़ी देर के लिए आपके प्रॉपर्टी उसमें भी यूज़ हो रहा हो। जैसे कि एक बिल्डिंग है, उसमें से आप एक ऊपर वाला पोर्शन जो है वहाँ पे आप रिहाइश कर लेते हैं, नीचे वाले पोर्शन में आप उसकी बिज़नेस कर लेते हैं, तो वो मुकम्मल तौर पर तो नहीं है लेकिन हाफ जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस अर्निंग के लिए यूज़ हो रहा है और हाफ जो आपके घर के लिए रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, या फुली एक बिल्डिंग है जो बिज़नेस पर्पज़ के लिए है, तो ये सारी की सारी इसकी डेफिनेशन में आ जाती है। तो ये है जी बेटा हमारा डेप्रिशिएबल एसेट की डेफिनेशन। इसके बाद जो हमारी अब डेफिनेशन आती है वह जी फॉरेन सोर्स इनकम। फॉरेन सोर्स इनकम मतलब बाहर के मुल्क के अंदर से पैसा कमाया हुआ पैसा। दिस इज अ न्यू कंसेप्ट विच वाज इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस थ्रू द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इसके तहत एक नया कंसेप्ट दिया गया है अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनेंस, एंड अमाउंट शैल बी फॉरेन सोर्स इनकम टू द एक्सटेंट टू विच इट इज़ नॉट अ पाकिस्तानी सोर्स इनकम। मतलब एक बंदा अगर दुबई में उसका बिजनेस चल रहा है और वो दुबई से अपने पैसा अर्निंग करता है, वो कमा कर पाकिस्तान के अंदर ले आता है, या दुबई में उसकी कोई लैंड है जिसके ऊपर वो वर्किंग करके वहाँ से अपनी एग्रीकल्चर इनकम अर्निंग कर रहा है और वो पैसा पाकिस्तान के अंदर ले आता है, तो वो पाकिस्तान के अंदर तो नहीं कमाया गया ना, बाहर के मुल्क कमाया गया, इसलिए इसे फॉरेन सोर्स इनकम में आता है।
इसके बाद की डेफिनेशन जो आती है वो जी इनकम, एक्चुअल इनकम क्या है जी हमारी। तो इनकम मीन इंक्लूड्स एनी अमाउंट चार्जेबल टैक्स अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत जो है वो अमाउंट जिस पर हमें टैक्स चार्ज करना हो वो हमारी इनकम की डेफिनेशन में आ जाता है। नंबर बी, एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट ऑफ द गुड्स। जब चीज़ें इंपोर्ट करते हैं तो हम पेमेंट तो करते हैं, तो पेमेंट किस चीज़ में करेंगे, वो हमारी इनकम ही होगी जो हमने खर्च करें, जिससे आइटम को खर्च करेंगे, परचेज करेंगे। तो बेटा उसके ऊपर जो टैक्स लागू होगा, जिस अमाउंट के ऊपर टैक्स लागू करते हैं वो भी इनकम की डेफिनेशन में आती है। इसके बाद एनी अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन बीइंग द ओनर ऑफ द गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल बाय द एक्साइज डिपार्टमेंट। एक जो ट्रांसपोर्टर है वो जब चीज़ें एक इलाके से दूसरे इलाके में चीज़ों को, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करता है, मूव करता है, तो वो भी जो पैसा कमा रहा है, उससे एक्साइज डिपार्टमेंट जो अमाउंट रिसीव करता है वो भी उसकी इनकम में शामिल है, क्योंकि टैक्स भी हमारी इनकम का पार्ट होता है। तो जो उससे वो अमाउंट डिपार्टमेंट ने रिसीव की है वो भी उस बंदे की इनकम में शामिल आती है। एनी अदर अमाउंट डिडक्टेड और कलेक्टेड बाय अ पर्सन एट द सोर्स इज इंक्लूडिंग द डेफिनेशन ऑफ द इनकम। जब बात हम बात इनकम अर्न करते हैं जो कि जहाँ से हमें पैसे मिलने होते हैं उसी जगह पर से वो पैसे तो देते हैं, लेकिन उसके ऊपर टैक्स काट कर हमें देते हैं। तो बेटा हमने टोटल अमाउंट देखनी होती है, टोटल अमाउंट ही हमारी इनकम है, और जो जहाँ से हमने वो जो टैक्स कट गया वो भी हमारी डेफिनेशन, इनकम की डेफिनेशन में आता है। जैसे कि एक टीचर जो है जब वो मार्किंग करता है बोर्ड के पेपर्स की या यूनिवर्सिटी के पेपर्स की, तो यूनिवर्सिटी या बोर्ड की तरफ से उसकी जो मार्किंग की जो अमाउंट होती है, जो पैसे बनते हैं, उस पर वो टैक्स कट करके बाकी अमाउंट उसे पे करते हैं। तो जो टैक्स कट कर लिया जाता है वो भी उसकी डेफिनेशन में आ जाएगा। या हम कहीं हमें प्राइज़ हमने विन किया है तो उसके हमें जो पैसे मिलेंगे उस पर भी टैक्स कट करके बाकी अमाउंट मिलेगी। तो जो टैक्स की अमाउंट कट गई है वो भी हमारी यहाँ पे डेफिनेशन, इनकम की डेफिनेशन में आ जाएगी। इसके बाद लिखा हुआ जी एनी लॉस ऑफ इनकम। अच्छा, लॉस ऑफ इनकम है ही लॉस, तो से हम इनकम कैसे ट्रीट करेंगे। तो पहले तो बात है कि इनकम जो अर्निंग करनी थी वो हो गई, लॉस हो गई है। अब जो हमारा टैक्स ऑर्डिनेंस उसके मुताबिक में यह है कि इस साल फ़र्ज़ करो कि 2016 में किसी बंदे के 5,000 का इनकम का लॉस हो गया है। जब वो नेक्स्ट ईयर 2017 में होगा तो टैक्स ये अलाउ करता है कि आप जो आपका लॉस है 2017 में, सपोज उससे 15,000 इनकम कमाई है तो टोटल इनकम तो 15,000 है ना, लेकिन वो आपको ये कहते हैं कि इस लॉस को उसमें से माइनस कर लें। तो इस तरह ये लॉस हमारी इनकम के साथ एडजस्ट हो जाता है। तो ये लॉस अब लॉस नहीं बल्कि वो हमारी इनकम ही ट्रीट होता है, इनकम ही बन जाता है। तो इस तरह से इनकम की डेफिनेशन में ये भी आ जाता है हमारे पास। नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन वो है जी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। दिस डेफिनेशन हैज़ बीन एडेड थ्रू द फाइनेंस एक्ट 2004। तो फाइनेंस एक्ट 2004 जो पाकिस्तान के अंदर है इसके तहत इसको ऐड किया गया है। एन ऑर्गेनाइजेशन फुलफिलिंग द फॉलोइंग कंडीशन, अगर नीचे दी गई कंडीशंस को पूरा करती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तो वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन में आ जाती है। इससे बेटा पहला है जी ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ सेटअप इन पाकिस्तान, और वो ऑर्गेनाइजेशन हमने पाकिस्तान के अंदर बनाई है, या इट यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिजली का इस्तेमाल कर रही है, और एनी अदर फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है उसके अंदर, और एम्प्लॉयज़ 10 और मोर पर्सन, और कम से कम 10 या इससे ज़्यादा बंदे उसने हायर किए हुए हैं। तो ये जो दूसरी जो शर्त की है इसके अंदर मजीद था कि इट डज नॉट यूज इलेक्ट्रिकल एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर वो एनर्जी का या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो यूज़ नहीं करती तो देन ऐसे इदारे भी जो इनको यूज़ नहीं कर रहे तो वो भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में आएंगे। और वो कौन से हैं, ताकि नंबर ए एम्प्लॉयज़ 20 और मोर पर्सन, तो ऐसे बिजनेस के अंदर 20 या उससे ज़्यादा लोग होंगे। इज़ एंगेज इन मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस, और वो मैनुफैक्चरिंग कर रहे होंगे, अशिया को बना रहे होंगे। लट के बेटा आप मिसाल ले लेते हैं जी, एक पोल्ट्री इंडस्ट्री है
तो पोल्ट्री इंडस्ट्री में घरों के अंदर नॉर्मली आपको कपड़े वगैरह सिलाई करने के लिए दे दिए जाते हैं या कढ़ाई करने के लिए दे दिए जाते हैं, तो लोग उसे हाथ से उसे कढ़ाई करते हैं उसके ऊपर, या फुटबॉल वगैरह उसकी सिलाई के लिए कुछ लोग घरों में आ जाते हैं ऐसे, तो उनको सिलाई करने के लिए भी बेटा हाथ से सिलाई किए जाते हैं, तो वो भी इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ नहीं करते बेटा। इसके एंगेज इन शिप बिल्डिंग और जहाज़ बनाने के लिए वो ज़्यादा काम कर रहे हैं, या एंगेज इन जनरेशन कन्वर्जन ट्रांसपोर्ट ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी और सप्लाई ऑफ द हाइड्रोलिक पावर। तो बेटा ये जो पाकिस्तान के अंदर जैसे डैम बनाए गए हैं, तो डैम क्या कर रहे हैं, वो बिजली बनाते हैं, बनाकर पूरे मुल्क को बाकी लोगों को प्रोवाइड करते हैं, वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। एंगेज इन वर्किंग ऑफ एनी माइन ऑयल वेल और अदर एनी सोर्स ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स। तो बेटा ये जैसे नमक की कान है खेड़ा के अंदर, इसके अंदर से एक लोग उसे कट करते हैं और वहाँ से नमक निकालते हैं, या कोई ज़मीन के अंदर ऑयल वेल है उसमें से तेल को निकाला जाता है, या आपके ये आ जाता है बेटा कोई माइन वगैरह खोद कर कोई ऑर्नामेंट्स वगैरह निकाले जाते हैं, वो इसके अंदर शामिल है जी। ये जी इंडस्ट्रियल डे। अल्लाह हाफिज़। ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद आपको समझ आ गया।